सरातोव हमले के बाद रूस का पलटवार, इसको लेकर जो जानकारी सामने आ रही है, लवीव में क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया। फाइटर जेट बेस पर हमले की आशंका व्यक्त की जा रही है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, सरातोव में जिस तरीके से यूक्रेन ने हमला किया था, अब उसका बदला रूस लेता हुआ नजर आ रहा है। रूस ने पलटवार करते हुए लवीव में क्रूज मिसाइलों से हमला कर दिया। तो देखिए, रूस का बदला जारी है। कहां कहां हमले हुए हैं ये अब हम आपको बताने जा रहे हैं। वो कौन कौन से इलाके हैं यूक्रेन के जिन्हें निशाना बनाया गया है रूस की तरफ से। ये रहे आपके सामने, ज़ेपोरिजिया, ओडेशा, लवीव, विंत्सिया, खेमेल्टेस्की, इन तमाम इलाकों पर रूस की तरफ से हमले अंजाम दिए गए हैं और बड़े हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। और इसमें सुमित, मैं आपसे अपडेट चाहूंगी, इस वक्त यूक्रेन में मौजूदा हालात किस तरीके के हैं। देखिए, वार्निंग्स तो पहले भी दी गई थी। हमने देखा था कि यूक्रेन के आजादी दिवस के बाद ही अमेरिका और चीन ने अपने नागरिकों को भी चेता दिया था, और अब चूंकि अब हमले हो रहे हैं, मौजूदा सिचुएशन क्या है वहां के नागरिकों के लिहाज से अगर हम बात करें? देखिए, नागरिकों को सभी को अलर्ट कर दिया गया। 77 नागरिकों को जो रेलवे जंक्शन होते हैं, जो उन्होंने बहुत सालों पहले आप कह सकते हैं न्यूक्लियर वॉर या फिर आप कह सकते हैं कि बड़े अटैक्स के लिए बनाए थे, जो अंडरग्राउंड होते हैं, कई मीटर तक अंदर होते हैं, उनके अंदर भेज दिया गया है। ज्यादातर बच्चों को और महिलाओं को अंदर भेजा गया है। और अभी जो वहां पे लगातार जो रूस के टारगेट किया, उनकी ऑफेंसिव ऑपरेशंस की बात की जाए तो लगातार वो टारगेट कर रहे हैं कीव के आसपास के इलाकों में, लवीव के आसपास के इलाकों में, जहां पर पैट्रियट मिसाइल्स की जो बैटरीज हैं उनको रखा गया। एक तरीके से अब रूस यूक्रेन के सारी रसद लाइनों को काटना चाहता है। लगातार उन्हीं इलाकों पर टारगेट कर रहा है जहां से ये चीजें आ रही हैं, उनके बिजली सप्लाई, उनकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, उनको टारगेट कर रहा है। तो एक तरीके से पैरालाइज करना चाहता है, एक तरीके से उनको होल्ड करना चाहता है कि अब कीव की तरफ से कोई मदद आगे कुर्स्क ना पहुंचे, और दूसरा ज्यादा तौर पर आर्थिक नुकसान पहुंचे, ज्यादा तौर पर ऐसा नुकसान पहुंचे कि थोड़े वक्त के लिए यूक्रेन इंगेज हो जाए अपने लोगों को बचाने के लिए, उन पर राहत, उन तक राहत पहुंचाने के लिए, और यही रूस की ऑफेंसिव ऑपरेशन की स्ट्रैटेजी है। बिल्कुल। और सरदाना साहब, क्या यूक्रेन की जो सरहद है वहां से 2300 किलोमीटर दूर रूस के सारातोव शहर को निशाना बनाकर यूक्रेन ने एक तरह का दबाव भी बढ़ाने की कोशिश की है रूस पर, क्या ताकि वो स्थितियां आने वाले वक्त में बने कि दोनों ही देश कम से कम शांति वार्ता के लिए बातचीत की टेबल पर बैठने के बारे में कम से कम सोचें? देखिए, मुझे नहीं लगता कि पहली बात कि ये 2300 किलोमीटर दूर ये ड्रोन ट्रैवल कर सकता है। ये शायद जब ये तो एक बाद में पता चलेगा कि ये कहाँ से लॉन्च किया गया, जब रशियंस अपनी इंक्वायरी करेंगे कि ये इतना दूर से कैसे आया। दूसरी बात, मुझे नहीं लगता एक ड्रोन अटैक से रशिया को कुछ फर्क पड़ने वाला है, या वो बातचीत के लिए इससे डर जाएगा। इस नहीं सर, एक ड्रोन अटैक की बात नहीं हो रही है। इससे पहले भी जो तमाम ड्रोन अटैक्स हुए, कुर्स्क पर कब्जे को भी आप इसी फहरिस्त में जोड़ लीजिए। आज की तारीख में जो दबाव रूस पर बनता नजर आ रहा है, और जाहिर है रूस के अपने नागरिकों का भी दबाव व्लादिमीर पुतिन पर होगा, ऐसे में क्या युद्ध की सूरत हाल कुछ आने वाले वक्त में बदलेगी या नहीं? देखिए, एक रिहायशी इलाके में अगर एक बिल्डिंग पे अटैक हो गया तो रशिया इतना बड़ा देश है, इसलिए वो उसको नहीं इतना महत्व देगा। लेकिन हाँ, जरूर ये है कि वो इस दबाव में नहीं आ रहा कि एक अटैक हो गया है तो, और उसने वापस अगर एक मार पड़ी है तो वो 100 और विमान भेज रहा है, अटैक वापस कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि रशिया के टेबल पे आएगा बात करने के लिए, संधि के लिए, कि जस्ट बिकॉज वो उनकी तरफ एक अटैक कर दिया है या कुर्स्क में आ गए हैं। कुर्स्क में आना एक बात है, कुर्स्क को होल्ड करना एक अलग बात है। तो एक ये टेम्परेरी सेटबैक है रशिया के लिए, बट मुझे नहीं लगता रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में पलड़ा यूक्रेन का भारी हुआ है। तो हमारे साथ सिंह साहब भी मौजूद है। सर, आपकी इस पर क्या राय है? जिस तरीके से कुर्स्क में यूक्रेन ने पहले अपना कब्जा जमाया, उसके बाद रूस के बहुत ज्यादा अंदर जाकर जिस तरीके से उसकी तरफ से हमले किए जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए इसके लिए। वो जानता है कि इसके बाद रशिया क्या करेगा, किस तरीके से बर्बादी, तबाही लेकर आएगा यूक्रेन में। बावजूद उसके इस तरीके के हमले रूस के अंदर जाके करना, क्या लगता है क्या रणनीति इसके पीछे? देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि ये जो लड़ाई अभी है, ये यूक्रेन और रशिया के बीच में नहीं है, ये नाटो और अमेरिका की कंबाइंड ताकत की रशिया के अगेंस्ट है। तो इसमें जो है बड़ा क्लियर है कि जो यूक्रेन है, ज़ेलेंस्की जो है सिर्फ मोहरे का काम कर रहे हैं। बाकी सारी प्लानिंग, इंटेलिजेंस, कौन सा वेपन यूज़ होगा, कौन से टारगेट में होगा, कितनी फोर्स लगाई जाएगी, ये बहुत बड़ी प्लानिंग होती है। यूक्रेन में और ज़ेलेंस्की की पूरी सेना में इसकी कैपेबिलिटी नहीं है इतना करने के लिए।
तो इसको पूरी जो प्लानिंग, पूरी एग्जीक्यूशन है, वो सारी नाटो की टेक्नोलॉजी से हो रही है। नाटो की फोर्सेज हैं, नाटो के कमांडर इसमें लगे हुए हैं, उनका दिमाग है। तो ये सब जो कर रहे हैं, इस तरह से सरप्राइज सर्टन एरिया में ले रहे हैं, वो डेफिनेटली उनको थोड़ा एज देता है। पर जैसा सरदार साहब ने कहा कि ये कंटिन्यूसली इसको नहीं कर सकते आप, तो बिकॉज रशिया एक बहुत बड़ी डोमिनेंट फोर्स है, उनके यहाँ मल्टीपल चैनल्स हैं, मल्टीपल फोर्सेज हैं जिससे वो काउंटर कर सकते हैं जी। तो ये एक जो गेम है, जो नाटो डेंजरस गेम खेल रहा है, उसका नतीजा है कि ठीक है। कब तक यूक्रेन को अपना मोहरा बना के यूज करते हैं।